हसीना मुझे कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि वो मजबूर और बेबस लड़की है। हमारे वालिद की वफात के बाद ही हमारे सर पर दुख के साए मंडराने लगे। ऐसा मुझे हसीना अब सारी बेबसी और लाचारी बता रही थी। दौलत जायदाद पर उसके जालिम चाचा ने कब्जा कर लिया है, ऐसा हसीना मुझे बता रही थी। और हसीना ने यह भी बताया मुझे कि दौलत जायदाद पर उस जालिम चाचा ने कब्जा करके इन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर भी निकाल दिया है। अपनी छोटी बहन और अपनी लाचार माँ को लेकर वो यहाँ आई है। मैं हसीना की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। बात सुनाते सुनाते और ये पूरा वाकया बताते बताते हसीना के चेहरे पर एक गहरा दुख और मायूसी छाई हुई थी। उसकी बात सुनकर और उसका उदास चेहरा देखकर मानो मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। ऐसा लगा जैसे उसका दुख नहीं बल्कि मेरा दुख हो ये सब, और उसे दुख होने के बजाय मुझे ये दुख हो रहा हो। ये क्यों हुआ? उसे देखकर अचानक मेरे दिल के अंदर गम की लहर उठ पड़ी। ये मैं आपको कहानी के आखिर में बताऊंगा कि आखिर मेरा दिल क्यों टूटा था। हसीना के मुंह से उसकी सारी कहानी, उसकी सारी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद मैंने उससे कहा, अब बस हुआ, मुझे ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो हसीना? मैं समझ सकता हूँ हसीना कि तुम निहायत दुखी और गमजदा हो। तुम्हारे ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है। ऐसा जिस किसी के भी साथ होता तो शायद उसका भी इससे बुरा हाल हो सकता था। जैसा तुम्हारा हाल है वैसा हाल तो होना ही है। जब जिंदगी में सब अपनों का साथ छूट जाए, अपने वालिद का ना होना और उसके बाद अपने रिश्तेदारों का इस तरह का जुल्म होना हर इंसान के सहने की बात नहीं है। तभी हसीना मुझसे कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी हवेली, सारी जायदाद मुझे वापस मिल जाए। मेरे वालिद की दौलत जो हमारा जायज हक है वो हमें वापस मिल जाए। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और तो नहीं है? तो हसीना ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहने लगी कि कुछ और भी मुझे चाहिए तुमसे ज़ोरान। मैंने उससे कहा कि और क्या चाहिए, क्योंकि मैं और मजीद उससे किसी और चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था कि ये इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और मांगेगी। लेकिन उसने जब कहा कि मुझे कुछ और भी चाहिए तो मैं अचानक चौंक गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या चीज़ मांगने वाली है। इसीलिए मैंने हैरान होकर पूछा, और क्या चाहिए इन सब के अलावा? तो वो मुझसे कहने लगी, इन सब के अलावा मुझे मेरे चचा की जिंदगी भी चाहिए। जैसे ही मैंने हसीना जैसी मासूम और भोली भाई लड़की के मुंह से बात सुनी तो मैं अपनी जगह पर सन्नाटे में ही खड़ा रह गया। मुझे सूझ ही नहीं पड़ी कि हसीना ने ये क्या कह दिया, क्योंकि वो खुद के चचा जान को ही जान से मार देना चाहती थी। उसके तेवर अब बड़े खतरनाक लग रहे थे। वो हसीना बची ही नहीं थी जो कभी मासूम और नादान हुआ करती थी। अब तो वो एक अलग ही चालाक तेवर वाली लड़की बन चुकी थी। एक लम्हे के लिए उसके ये चालाक तेवर देखकर और ये निडर होकर फैसला करते हुए देखकर मैं भी कांप कर रह गया। लेकिन वो मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थी। मैं एक जिनज़ादा था और वो एक आदमजाद, तो वो मेरे मुकाबले में तो कमजोर ही रहेगी हमेशा। मगर उस वक्त हसीना नाम की उस लड़की के तेवर बड़े खतरनाक मालूम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बदले की आग में सुलग रही है। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये इतनी मासूम सी भोली भाली सी लड़की किसी और के लिए यानी अपने चचा के लिए ही इतना खतरनाक इरादा भी रख सकती है। अगर इसकी जायदाद और इसकी हवेली, इसकी मालो दौलत इसे वापस मिल जाए तो इसे और क्या चाहिए। लेकिन मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि हसीना नाम की ये मासूम सी लड़की इस हद तक भी जा सकती है कि अपनी ही चचा को जान से मारने का ठान ले। मगर किसी हद तक वो भी हक बजानिब थी। इस तरह से हसीना और उसकी माँ और बहन को तंग किया गया था और खुद के ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, तो अब ऐसा ही हो सकता था। लेकिन हसीना ने तो मुझसे बड़ा अनोखा मुतालबा कर लिया था। ऐसी चीज का कह दिया था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हसीना इस हद तक जा सकती है कि वो अपने चचा की जान की ही दुश्मन बन जाएगी और मुझसे ऐसा मुतालबा कर लेगी कि जिसके चलते मुझे एक इंसान की जान तक लेना पड़ जाएगी। उसने आगे जो बात कही वो सुनकर तो मैं चौंक ही गया था। उसने मुझसे कहा कि ज़ोरान, चचा की मौत जो है वो दर्दनाक भी होनी चाहिए और उसे एकदम मौत के घाट नहीं उतारना है बल्कि तड़पा तड़पा कर मारना है उस चचा को। मैंने कुछ लम्हे तो सख्ते में सोच विचार में गवा दिए। कुछ लम्हे मैंने सोचा और उसके बाद मैंने उससे कहा, देखो हसीना, तुम मुझसे जो चीज मुतालबा कर रही हो मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक बार फिर भी सोच लो, अगर मैंने कुछ कर दिया, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं और यानी उससे मौत के घाट उतार बैठूं और उसके बाद तुम पछताओ या तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा हो। तो वो मुझसे कहने लगी, ज़ोरान, मुझे किस तरह का पछतावा? हमारी जिंदगियां जिस तरह से हमारे उस चचा ने, जालिम इंसान ने तबाह बर्बाद की है और इस तरह हमारी उजड़ी हुई दास्तान बना दी है, तो हम कैसे उस पर रहम करें? उसने हमको ही दाव पर लगा दिया है तो हमें कैसा रहम करना? और तुम कह रहे हो कि मुझे पछतावा होना चाहिए। पछतावा तो उसे होना चाहिए जिसने हमारी ये हालत की है। मुझसे तुम साफ सुन लो, चचा को जितनी दर्दनाक मौत तुम मारोगे उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। ये बात तुम अपने जहन नशीन कर लो। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट पैदा हुई
और उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं तो मानो सकते में ही रह गया, क्योंकि एक नादान सी, एक भोली भाली सी, एक मासूम सी लड़की जिसे मैं समझता आज तक आ रहा था कि बहुत मासूम है और इसकी मासूमियत पर ही मेरा दिल आया था, आज वो इतनी ज्यादा चालाक और इतनी ज्यादा खुदगर्ज और इतनी खतरनाक हो जाएगी, ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और ना ही कोई और इंसान हसीना को देखकर ऐसा सोच सकता था कि वो इस हद तक गिर सकती है या इस हद तक जा सकती है कि अपने परिवार और अपनी खुशियों के लिए किसी की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाए। मैं उसकी वो खतरनाक मुस्कुराहट देखकर चुप हो गया और मैंने कहा, ठीक है, हाँ अब ठीक है। उसके बाद वो कहने लगी, हाँ मुझे और कुछ भी याद आया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, पूछो हसीना, क्या पूछना चाहती हो? तो वो कहने लगी, क्या महक के साथ तुम ही खेला करते हो? मैंने अक्सर महक को अकेले खेलते हुए देखा है और वो ऐसा दर्शाती है जैसे वो किसी और के साथ खेल रही हो। तो मैंने उसे जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, क्योंकि मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत मासूम और भोली भाली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने कह दिया कि मुझे छोटी सी बच्ची वो बहुत मासूम और बहुत प्यारी लगती है। और उसके बाद मैंने हसीना से कहा, हसीना ठीक है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी हवेली तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हारे जो चचा है उसको भी अजियतनाक मौत मार दूंगा और वो खुद ब खुद अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले भी कर देगा। लेकिन हसीना एक बात याद रखना, तुम्हें अपने इस काम के बदले जो मुझे एवज में तुम्हें देना है वो याद तो है ना कि तुमने मुझसे क्या वादा किया है? मैं यानी कि हसीना उसकी तरफ एक लम्हे के लिए देखते हुए चौंक गई, फिर कुछ देर खामोश रही और फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद है, मुझे अपना वादा याद है। फिर मैं यानी ज़ुरान नामी जिन ने उससे कह दिया कि तुम्हें अपने वादे के मुताबिक सब कुछ चीजें छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा और हमारे साथ ही चलना होगा। उसने हाँ तो कर दिया, लेकिन हसीना के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ये चाहती ही नहीं है कि वो मेरे साथ इस दुनिया को छोड़कर जाए। वो झूठी हाँ भर रही है और उसके दिल में बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो मेरे साथ चली जाए। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने चचा से इंतकाम की आग में जल रही थी और उस इंतकाम को लेने के लिए ही शायद वो मुझे इस्तेमाल करने का सोच रही थी। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि मैं एक जिन्नात हूँ और जिन्नातों के आगे इंसानों की इतनी ज्यादा नहीं चल पाती जो वो सोच रही है। और वो अपने चचा से इंतकाम लेने के लिए फौरी तौर पर अपने चचा को मार कर सारी चीजें अपनी वापस लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। कहने लगी कि मैं न सिर्फ चचा से जायदाद हासिल करना चाहती हूँ बल्कि उसे ऐसी भयानक और खतरनाक मौत भी देना चाहती हूँ कि वो याद रखे। जमाने की ठोकरें खा खा कर अब हमारे अंदर भी अकल आ चुकी है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ज़ुरान कैसे अब मेरे चचा को मौत के घाट उतारता है। उसको जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतनी ही मेरे दिल में ठंडक पड़ जाएगी। मैं ज़ुरान जिन, मैंने हसीना को वादा दे दिया कि मैं उसके चचा को, सगे चचा को, उसके मुताबिक ही भयानक अजियतनाक मौत मारूंगा और उसे उसकी जायदाद और सारी मालो दौलत वापस लेकर भी दूंगा। मेरे जाने की मुद्दत बहुत ज्यादा कम भी रह गई है, यानी मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए इस बस्ती की सजा अब बहुत ज्यादा कम रह गई है। मैं ये तो पक्का टाइम नहीं जानता कि मुझे कब यहाँ से जाना पड़े, मगर हसीना के काम के साथ साथ मुझे उसे साथ में लेकर भी जाना था। हसीना के चचा को उसके रास्ते से हटाना और उसकी जायदाद उसे वापस लेकर देना था। अब क्या होगा? क्या वो जिन्नात उसके चचा को मारकर जायदाद वापस दिला देगा? क्या हसीना उसके साथ जाएगी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।